हम्म, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े प्रमोशन या किसी खास डिग्री को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया हो और फिर मतलब महीनों या सालों की मेहनत के बाद जब वो चीज़ आखिरकार मिल जाती है तो जश्न मनाने के बजाय अंदर से एक बहुत ही खाली सी आवाज़ आती है, एक अजीब सा एहसास कि क्या बस यही था। बिल्कुल। वो खुशी या वो गहरा सुकून जिसका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो कहीं गायब ही रहता है। सही कहा। और वो खालीपन बहुत परेशान करता है। ये सच में एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाला अनुभव है। हम अक्सर उस मंजिल पर पहुंचकर खुद को पूरी तरह से थका हुआ पाते हैं क्योंकि मतलब शायद वो मंजिल हमारी कभी थी ही नहीं। बिल्कुल। हम एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जो असल में किसी गलत दीवार पर टिकी होती है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम वादिम ज़ेलेंड की मशहूर किताब रियलिटी ट्रांसफरिंग के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, अध्याय 10 है ना, गोल्स एंड डोर्स। बिल्कुल वही अध्याय। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे हम अपनी आत्मा की वास्तविक इच्छाओं को, मतलब अपने सच्चे लक्ष्यों को, उन झूठे लक्ष्यों से अलग कर सकते हैं जो समाज या जिन्हें ज़ेलेंड पेंडुलम कहते हैं उनके द्वारा हम पर थोप दिए जाते हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, क्योंकि हम सभी कभी न कभी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हासिल होने के बाद हमें ज़रा भी खुशी नहीं देती। तो सुनने वालों के लिए ये चर्चा एक तरह का शॉर्टकट है, उन रास्तों से बचने का शॉर्टकट जो हमें कहीं नहीं ले जाते, ताकि हम सभी अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को बचा सकें। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस अंतर को समझना कोई हवाई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। हम्म। वादिम ज़ेलैंड इसे समझाने के लिए बहुत ही रोजमर्रा के बुनियादी उदाहरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि जैसे वे बताते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमें हर रोज छोटी छोटी चीजों में धोखा देता है। सबके साथ होता है। बिल्कुल, हम सभी स्थिति से गुजरे हैं। हम किसी मॉल में जाते हैं, कोई जैकेट या शर्ट किसी पुतले पर बहुत अच्छी लग रही होती है, या शायद कोई दोस्त उसे पहनता है और वो कमाल का दिखता है, तो हम बस उसे खरीद लेते हैं। हाँ, बिना ज्यादा सोचे। लेकिन घर आकर जब हम उसे खुद पहनते हैं तो आईने में देखकर एक अजीब सी निराशा होती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये कपड़ा हमारे लिए बना ही नहीं था। वो जो चमक दुकान में थी वो घर आते ही गायब हो जाती है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उस खरीदारी के दौरान हमारा दिमाग किस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। वो कैसे काम कर रहा होता है उस वक्त? देखिए, जब हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं, विशेष रूप से कोई ऐसा निर्णय जहाँ कोई बाहरी प्रभाव शामिल हो, तो हमारा दिमाग एक तरह की गहरी नींद में चला जाता है। नींद में? सच में? हाँ, मतलब वो विशुद्ध रूप से फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि असली भावना पीछे छूट जाती है। अच्छा, मतलब हम तर्क ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। दिमाग ब्रांड के नाम, कीमत, डिस्काउंट्स और लोग इसे देखकर क्या सोचेंगे जैसे तर्कों की एक लंबी सी सूची बनाने लगता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा दिल, या जिसे ज़ेलेंड हमारी आत्मा कहते हैं, वो कभी इस तरह का गणितीय हिसाब नहीं लगाती। दिल तो बस एक सेकंड के अंश में बिना किसी तर्क के अपना फैसला करता है। ये बहुत गहरी बात है। अगर हम इस कपड़े वाले उदाहरण को थोड़ा और बारीकी से देखें तो स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट नियम दिया गया है। हाँ, वो मनाने वाला नियम। एकदम सही। नियम यह है कि अगर हमें किसी चीज को खरीदने के लिए खुद को मनाना पड़ रहा है या खुद को तर्क देने पड़ रहे हैं, जैसे हम खुद से कहते हैं कि अरे ये जैकेट टिकाऊ बहुत है, या ये ऑफिस की मीटिंग्स में बहुत प्रोफेशनल लगेगी। हाँ, हम खुद को ही बेचने लगते हैं वो चीज। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज हमारी है ही नहीं। सच्ची पसंद में कभी खुद को राजी नहीं करना पड़ता। जब कोई चीज सच में हमारे लिए बनी होती है तो हम उसे देखते हैं और बस जान जाते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, कोई बहस नहीं होती है। सही बात है। और ये जो तर्क देने की पूरी प्रक्रिया है ना, वो असल में पेंडुलम का प्रभाव है। पेंडुलम? इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, ट्रांसर्फिंग में पेंडुलम उन सामाजिक ढांचों, विचारों या रुझानों को कहा जाता है जो लोगों की ऊर्जा पर पलते हैं। अच्छा, जैसे कोई फैशन का नया ट्रेंड हो गया। बिल्कुल। जब हमारा दिमाग किसी चीज को सही ठहराने के लिए वकालत करने लगता है, जैसे कि आपने कहा कोई नया फैशन ट्रेंड, तो हम असल में उस पेंडुलम को अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। समझ रहा हूँ। हम किसी और का लक्ष्य, किसी और की पसंद को अपना मानकर उसे अपना रहे होते हैं।
और जो नियम एक साधारण सी शर्ट पर लागू होता है वही जीवन के सबसे बड़े फैसलों पर भी लागू होता है। बाप रे, ये सच में डराने वाली बात है ना? अगर हमारा दिमाग एक साधारण सी शर्ट चुनने में इतनी आसानी से भ्रमित हो सकता है, तो जरा सोचिए कि करियर, रिश्ते या जीवन के बड़े लक्ष्यों के मामले में हम कितनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी गलतियां। जिन डिग्रियों या नौकरियों के पीछे हम सालों भागते हैं, क्या वे भी हमारे अपने फैसले नहीं हैं? स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट करती है कि झूठे लक्ष्य हमेशा एक कर्तव्य या मजबूरी की तरह महसूस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ उठा रहे हों। इसके अलावा झूठे लक्ष्यों की एक बहुत बड़ी पहचान ये भी है कि वे अपनी अप्राप्यता के कारण बड़े आकर्षक लगते हैं। अप्राप्यता मतलब जो आसानी से ना मिले? हाँ, मानव मनोविज्ञान कुछ ऐसा है कि हम उन चीजों की ओर ज्यादा खिंचते हैं जो किसी बहुत मजबूत ताले के पीछे बंद होती हैं। जैसे कोई बहुत मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम हो। बिल्कुल सही। हमें लगता है कि जो चीज जितनी मुश्किल से मिलेगी, समाज में उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। और झूठे लक्ष्य अक्सर मतलब किसी और की भलाई के लिए या किसी और को अपनी अहमियत साबित करने के लिए तय किए जाते हैं। यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत रूसी लोक कथा का जिक्र किया गया है, बुराटिनो की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत सटीक बैठती है यहाँ। ये काफी हद तक पिनोकियो जैसी ही कहानी है। तो उस छोटे लकड़ी के लड़के बुराटिनो ने एक चमत्कारों के खेत में अपने सोने के सिक्के बो दिए थे। उसका सपना था कि उन सिक्कों से एक सोने का पेड़ उगेगा। हाँ, जिससे वो बहुत अमीर बन जाएगा। बिल्कुल, और उस पैसे से वो अपने पिता पापा कार्लो के लिए एक शानदार थिएटर खरीद सकेगा। और सतह पर देखने पर अगर हम सोचें तो ये एक बहुत ही नेक, निस्वार्थ और महान लक्ष्य लगता है। हाँ, कोई भी सुनकर कहेगा कि ये एक आदर्श बेटा है। सही बात है, लेकिन कहानी में वो बुरी तरह असफल होता है। वादिम ज़ेलेंड इस सफलता के पीछे के तंत्र को बहुत बारीकी से समझाते हैं। मुझे लगता है बुराटिनो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने पैसे को ही मंजिल मान लिया था, जबकि पैसा तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट या एक साधन होना चाहिए। क्या ट्रांसर्फिंग भी इसी बात पर जोर देती है? बिल्कुल, ट्रांसर्फिंग के नियमों के अनुसार पैसा कभी भी अपने आप में एक लक्ष्य नहीं हो सकता, या केवल एक माध्यम है जो आपके सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ने के रास्ते में मतलब स्वाभाविक रूप से आता है। जब कोई इंसान केवल पैसे कमाने को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो वह एक बहुत ही शक्तिशाली पेंडुलम के जाल में फंस जाता है जो उसकी सारी ऊर्जा सोख लेता है। और बुराटिनो की दूसरी गलती क्या थी? बुराटिनो की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वह लक्ष्य उसका अपना था ही नहीं। ओह, क्योंकि वो पिता के लिए था। हाँ, उसकी आत्मा शायद किसी और चीज का सपना देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग अपने पिता के भविष्य को सुरक्षित करने के भारी दबाव में था। जब लक्ष्य किसी और का होता है तो हमारी आत्मा उसमें अपना योगदान नहीं देती और हम अंदर से बिल्कुल खोखले महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे धकेलना चाहूँगा। मतलब बचपन से ही समाज, स्कूल, किताबें सब हमें यही तो सिखाते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। हाँ, ये कंडीशनिंग तो है। स्वार्थ बुरी बात है। हमें अपने परिवार, समाज या दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो क्या ये कहना कि अपना लक्ष्य केवल खुद के लिए चुनो बहुत आत्मकेंद्रित या स्वार्थी विचार नहीं लगता? मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और ये उस गहरे सामाजिक कंडीशनिंग को दर्शाता है जिसमें हम सब पले बड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, एक खाली और थका हुआ इंसान कभी दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। वो हर सुबह एक ऐसे काम पर जाने के लिए खुद को घसीटता है जिससे वो सख्त नफरत करता है। वो अपने आसपास के लोगों को क्या देगा? कुछ भी अच्छा तो नहीं। सही कहा, वह केवल तनाव, चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता ही बांट सकता है। जैसे कहा जाता है कि खाली बर्तन से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अगर आप खुद पानी से नहीं भरे हैं तो आप दूसरों को क्या पिलाएंगे? ठीक यही बात ज़ेलेन समझाते हैं। सच्चा परोपकार तभी संभव है जब इंसान खुद अंदर से भरा हुआ हो, मतलब जब वो अपने सच्चे लक्ष्य को पाकर पूरी तरह से खुश हो। खुशी अंदर से आनी चाहिए। हाँ, जब किसी इंसान को अपना सच्चा लक्ष्य मिल जाता है तो उसकी जिंदगी एक चलती फिरती छुट्टी यानी एक ऑन गोइंग हॉलिडे में बदल जाती है। ऑन गोइंग हॉलिडे, ये शब्द बहुत बढ़िया है ना? उसमें इतनी प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी थकावट के दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाता है। तो अगर बुराटिनो ने अपना खुद का लक्ष्य चुना होता तो उसे अपार सफलता मिलती और तब वह बिना किसी संघर्ष के अपने पिता की हर जरूरत पूरी कर पाता। अरे वाह,
ये नजरिया वास्तव में उन अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है जो पेंडुलम हम पर थोपते हैं कि तुम्हें दूसरों के लिए ही जीना है। बिल्कुल। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा लक्ष्य क्या है, तो अगली चुनौती उस तक पहुंचने की होती है। स्रोत सामग्री में इस रास्ते को दरवाजा या डोर का नाम दिया गया है। हाँ, और ये अवधारणा लक्ष्यों जितनी ही महत्वपूर्ण है। ज़ेलेन बताते हैं कि मुख्य रूप से 2 तरह के दरवाजे होते हैं, पब्लिक दरवाजे और प्राइवेट दरवाजे। इनमें क्या फर्क है? पब्लिक दरवाजे वो रास्ते हैं जिन्हें समाज ने या पेंडुलम ने सफलता के एकमात्र रास्ते के रूप में स्थापित कर दिया है। यहाँ हमेशा एक बहुत भारी भीड़ होती है। अच्छा। लोग एक दूसरे को खूनी मार रहे होते हैं, धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर इस दरवाजे से नहीं गुजरे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसे हम आज के समय में बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे हर किसी को एक ही खास तरह की कोडिंग जॉब चाहिए या उसी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। भीड़ बस भेड़ों की तरह एक ही दिशा में भाग रही है। लेकिन इसके विपरीत प्राइवेट दरवाजे वे होते हैं जो विशेष रूप से केवल आपके लिए बने होते हैं। केवल मेरे लिए? हाँ, वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, कोई प्रतियोगिता नहीं होती। वह रास्ता पूरी तरह से आपकी अपनी आत्मा की विशेषताओं और आपकी अद्वितीय क्षमताओं के अनुसार डिजाइन किया गया होता है। वहाँ से गुजरना बिल्कुल सहज होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने तो हमेशा इसकी ठीक उलट कहानियां सुनी है। कैसी कहानियां? वही, बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता, या नो पेन नो गेन। ये मुहावरा हमारी रग रग में बसा है। हाँ, ये तो बचपन से सिखाया जाता है। हमें सिखाया गया है कि महान सफलता केवल खून, पसीने और रातों की नींद हराम करने के बाद ही मिलती है। अगर कोई चीज हमें बहुत आसानी से मिल रही है तो हमें तुरंत शक होने लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ज़ेलैंड के अनुसार ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम? हाँ, ये धारणा कि सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है केवल पेंडुलम द्वारा फैलाया गया एक चाल है। वे चाहते हैं कि लोग लगातार संघर्ष करते रहें। लेकिन क्यों? उन्हें इससे क्या मिलता है? क्योंकि संघर्ष के दौरान पैदा होने वाली हताशा, गुस्सा और ऊर्जा सीधे उन पेंडुलमों को भोजन देती है। इस पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सजीव कहानी दी गई है, एक केंचुए की कहानी। अरे हाँ, वो केंचुए वाली कहानी सच में बहुत दृश्यमान है। आप ही बताइए वो कहानी। हाँ, तो मान लीजिए कि सुबह तेज बारिश हुई थी और एक केंचुआ गीले फुटपाथ पर रेंगता हुआ बाहर आ गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक मौसम बदला, तेज धूप निकल आई और फुटपाथ तेजी से सूखने लगा। हम केंचुए के लिए तो ये जानलेवा है। बिल्कुल। वो केंचुआ फुटपाथ के ठीक बीचों बीच फंस गया। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन सूखी जमीन पर वो सुरक्षित मिट्टी तक नहीं पहुंच सकता था। धूप में सूखकर तड़प तड़प कर मरना उसका लगभग तय था। उसका अपना सारा संघर्ष, उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। और इसी को ट्रांसर्फिंग की भाषा में केंचुए का आंतरिक इरादा या इंटरनल इंटेंशन कहा जाता है। आंतरिक इरादा? हाँ, जहां हम केवल अपनी सीमित शारीरिक या मानसिक ताकत के बल पर दुनिया से अकेले लड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कहानी में? फिर अचानक एक रहस्यमयी बाहरी शक्ति उस केंचुए को उठाती है और उसे पास की गीली सुरक्षित फूलों की क्यारी में फेंक देती है। सही। केंचुए के छोटे से दिमाग के लिए ये एक समझ से बाहर का चमत्कार था, लेकिन असल में वो रहस्यमय शक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद लेखक थे जो वहां से गुजर रहे थे और जिन्हें उस जीव पर दया आ गई थी। और यही वो मोड़ है जहां बात समझ आती है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका अर्थ क्या है? क्या ज़ेलैंड ये कह रहे हैं कि हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए? नहीं नहीं। मतलब क्या हम किसी ऐसे ही लेखक या चमत्कार का इंतजार करें जो हमें उठाकर हमारी मंजिल पर रख दे? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ निष्क्रिय होना या आलसी हो जाना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सफलता केवल हमारे अकेले के सीमित संघर्ष से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? जब हम अपने प्राइवेट दरवाजे की पहचान कर लेते हैं और विकल्पों के प्रवाह मतलब ऑल्टरनेटिव्स फ्लो के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तब बाहरी इरादा यानी आउटर इंटेंशन काम करना शुरू करता है। बाहरी इरादा क्या है? बाहरी इरादा वह प्राकृतिक शक्ति है जो परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बना देती है। अच्छा, मतलब चीजें अपने आप सही होने लगती हैं? बिल्कुल। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो चीजें अपने आप अपनी जगह पर बैठने लगती हैं। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जहां आपको हर रोज एक नई दीवार से अपना सिर टकराना पड़ रहा है, हर कदम पर अत्यधिक संघर्ष है, तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पर हैं? हाँ,
ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप शायद गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सही दरवाजा हमेशा आपके लिए आसानी से खुलता है। ये विचार बहुत सुकून देने वाला है। लेकिन एक मिनट के लिए जरा वास्तविकता पर वापस आते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत आत्ममंथन किया, उसने अपना सच्चा लक्ष्य भी खोज लिया और उसे अपना प्राइवेट दरवाजा भी मिल गया। उसे पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। फिर भी हम देखते हैं कि लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि इस विफलता का कारण हमारी खुद की जिद और चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देना है। महत्व या इम्पोर्टेंस, ये इस पूरे दर्शन का सबसे तकनीकी और मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? जब हम किसी लक्ष्य को हद से ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे जब हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, या फिर अगर ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो मेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम प्रकृति के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। विज्ञान के नजरिए से सोचें तो प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहती है। संतुलन बहुत जरूरी है। जब आप अत्यधिक इच्छा या डर पैदा करते हैं तो ट्रांसफर्मिंग में इसे अत्यधिक ऊर्जा या एक्सेस पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे मौसम विज्ञान में होता है, अगर किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन जाए तो प्रकृति उसे संतुलित करने के लिए तेज आंधी या तूफान भेज देती है। अरे वाह, ये बिल्कुल सटीक उपमा है ना? हाँ, जब आप अपने लक्ष्य को लेकर एक मनोवैज्ञानिक हाई प्रेशर बना लेते हैं तो प्रकृति की संतुलनकारी शक्तियां या बैलेंसिंग फोर्सेस सक्रिय हो जाती हैं। तो वे तूफान लाती हैं? एक तरह से हाँ, उनका काम आपके लक्ष्य को पूरा करना नहीं है बल्कि उस अतिरिक्त दबाव को खत्म करना है। और अक्सर भी इस दबाव को खत्म करने के लिए उस चीज को ही आपसे दूर कर देती हैं जिसके लिए आप इतने बेताब थे। ओ, मतलब काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल, आपका काम बिगड़ जाता है ताकि संतुलन वापस आ सके। इसे समझने के लिए जो लेटर बॉक्स का उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, वो मेरा पसंदीदा उदाहरण है। जब हम अपने घर के लेटर बॉक्स या ईमेल के इनबॉक्स से कोई साधारण सी चिट्ठी निकालने जाते हैं तो हमारा रवैया क्या होता है? बहुत ही सामान्य सा। बिल्कुल। क्या हम रात भर जागकर योजना बनाते हैं? क्या हम पसीना बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं या तनाव में रहते हैं कि हे भगवान, क्या मैं आज वो चिट्ठी निकाल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, हम तो बस जाते हैं और ले आते हैं। हाँ, हम बस शांति से चलते हैं, डिब्बा खोलते हैं और अपनी चिट्ठी निकाल लेते हैं। कोई घबराहट नहीं, कोई अत्यधिक इच्छा नहीं, बस एक शांत और अडिग इरादा कि मुझे चिट्ठी लेनी है। और यही वो मानसिक अवस्था है जिसे ज़ेलिन महत्व को शून्य करना कहते हैं। महत्व को शून्य करना। हमें अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर भी ठीक इसी तरह बढ़ना चाहिए, एक गहरे शांत विश्वास के साथ कि ये चीज मेरी है और मैं बस इसे लेने जा रही हूँ। जब महत्व शून्य होता है तो कोई संतुलनकारी शक्तियां आपके रास्ते में आंधी बनकर नहीं आती। तो इस सब का व्यवहारिक जीवन में क्या मतलब है? मान लीजिए कोई इंसान आज हमारी ये चर्चा सुन रहा है, उससे एहसास होता है कि वो जिस कॉर्पोरेट जॉब में है वो उसका झूठा लक्ष्य है, उसे अपना नया प्राइवेट दरवाजा भी मिल गया है। मान लेते हैं कि उसे संगीत सिखाना है या कोई बेकरी खोलनी है। ठीक है, तो क्या महत्व को शून्य करने का मतलब ये है कि उसे कल सुबह ही जाकर अपने बॉस की मेज पर इस्तीफा फेंक देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? लक्ष्य तो मिल गया ना। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि हमें कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अगर कोई इंसान बिना किसी मजबूत बैकअप के अचानक अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देगा तो उसके अंदर तुरंत आजीविका का गहरा डर और असुरक्षा पैदा हो जाएगी। पैसे की चिंता तो होगी। बिल्कुल, और ये डर उसके नए लक्ष्य के महत्व के स्तर को आसमान पर पहुंचा देगा। संतुलनकारी शक्तियां तुरंत हावी हो जाएंगी और उसका नया उद्यम शुरू होने से पहले ही तबाह हो सकता है। बाप रे! तो फिर सही तरीका क्या है? एक पैर नाव में और एक जमीन पर कैसे रखें? इसका तरीका है टारगेट स्लाइड या टारगेट स्लाइड का उपयोग करना। ये क्या होता है? पुरानी जगह पर अपनी मौजूदा नौकरी में बने रहते हुए अपने लक्ष्य की अंतिम छवि की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही उस बेकरी को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अच्छा, बस कल्पना करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। आपको अपने लक्ष्य को हवा में लटकते हुए किसी दूर के बादल की तरह नहीं देखना है जो पहुंच से बाहर हो। आपको उसे एक सीढ़ी की तरह देखना है। एक सीढ़ी की तरह? आपको बस इस विचार पर ध्यान केंद्रित करना है
कि जहां आप आज खड़े हैं वो कल से बेहतर है और आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आपको बस एक एक कदम आगे बढ़ाना है, इस प्रक्रिया का आनंद लेना है। बिना ये तनाव लिए कि हर एक कदम कैसे पूरा होगा। बिल्कुल, बिना तनाव के। बाहरी इरादे को आपके लिए रास्ते खोलने का काम करने दें। यानी हमें मंजिल के तनाव से मुक्त होकर बस रास्ते पर चलने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। लेकिन यहाँ एक और अड़चन आती है। कौन सी अड़चन? इस रास्ते पर लगातार चलते रहने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए प्रेरणा या इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। हाँ, लोग अक्सर प्रेरणा का बहाना बनाते हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं आज मुझे प्रेरणा नहीं आ रही, मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैं आज काम नहीं करूंगा। स्रोत सामग्री इस धारणा की बहुत ही मजेदार तरीके से धज्जियां उड़ाती है। प्रेरणा के इर्द गिर्द जो एक जादुई और रहस्यमयी आवरण बना दिया गया ना, वो वास्तव में बहुत हास्यास्पद है जब आप इसके तंत्र को समझ लेते हैं। मुझे तो वो हिस्सा पढ़कर बहुत हंसी आई, जहां वर्णन किया गया है कि लोग प्रेरणा का इंतजार कैसे करते हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो। सच में, जैसे वे कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हों। कमरे को बिल्कुल साफ करेंगे, अपनी मेज पर चीजें सलीके से सजाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, कॉफी का एकदम सही कप बनाएंगे और फिर खिड़की से बाहर देखेंगे। हाँ, और एक अदृश्य म्यूज या प्रेरणा की देवी का इंतजार करेंगे कि वो उड़ती हुई आएगी और उनके दिमाग में कोई जादुई विचार डाल देगी। और विडंबना ये है कि ये सारा इंतजार, ये सारी भव्य तैयारी ही उस अत्यधिक महत्व को पैदा कर देती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। मतलब तैयारी ही समस्या है। बिल्कुल। आप प्रेरणा को बुलाने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, आप उस पर उतना ही ज्यादा दबाव बनाते हैं और दबाव में संतुलनकारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। उस बेचैन करने वाले माहौल को देखकर आपकी प्रेरणा की देवी डरकर भाग जाती है। तो फिर असली प्रेरणा आती कहाँ से? अगर वो बाहर से किसी देवी की तरह नहीं आती, तो हम उसे कैसे पा सकते हैं? रहस्य ये है कि प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती। तो कहाँ से आती है? वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो हमारे तर्कों और दबावों के नीचे दबी होती है। जब हमारा दिल और दिमाग एक साथ आते हैं, जब हम वास्तव में वो काम कर रहे होते हैं जो हमारे प्रेरित दरवाजे का हिस्सा है, और जब हम उस काम के अंतिम नतीजे को लेकर महत्व को शून्य कर देते हैं, तब प्रेरणा मुक्त या फ्रीडअप हो जाती है। वो पैदा नहीं होती, वो बस आजाद हो जाती है। तो इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि इंतजार करना बंद करें और बस काम शुरू कर दें? बिल्कुल, बिना किसी प्रेरणा के इंतजार के बस पहला कदम उठा लें, काम शुरू कर दें। जब आप बिना किसी भारी अपेक्षा या दबाव के काम में डूब जाते हैं, तो प्रेरणा अपने आप उस काम के बीच में प्रकट हो जाती है। क्या बात है! ये कोई वीआईपी मेहमान नहीं है जिसका रेड कार्पेट पर इंतजार किया जाए। ये तो आपके चलने से पैदा होने वाली हवा है। अरे वाह! ये आपके चलने से पैदा होने वाली हवा है। ये पूरी चर्चा वास्तव में हमारे सोचने के तरीके को जड़ से चुनौती देती है। बिल्कुल चुनौती देती है। अगर हम इस पूरे अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग हमें तर्कों के जाल में फंसाकर किसी और के लक्ष्य थमा देता है। हाँ, और हमारा दिल, जो बिना हिसाब लगाए हमेशा सच जानता है, उसे अक्सर चुप करा दिया जाता है। सही कहा। और हमने ये भी समझा कि एक सच्चा लक्ष्य कोई सजा या कर्तव्य नहीं, वो जीवन को एक उत्सव बना देता है, एक चलती फिरती छुट्टी की तरह। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमने उस भ्रम को तोड़ा कि सफलता के लिए हमेशा खून पसीना एक करना जरूरी है। अगर हम अपना सही प्राइवेट दरवाजा चुन लें, तो संघर्ष खत्म हो जाता है और बाहरी इरादा हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद आसान कर देता है। और इन सब के केंद्र में है चीजों को हद से ज्यादा महत्व ना देना, उस लेटर बॉक्स की तरह बिना किसी घबराहट या तनाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, और प्रेरणा का इंतजार किए बिना काम शुरू कर देना। बिल्कुल। ये सब सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी बरसों की पुरानी कंडीशनिंग को बदलना होगा। पेंडुलम हमेशा हमें अपने झूठे रास्तों की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमारे पास उन्हें पहचानने का एक बहुत मजबूत टूल है। हाँ, हमारी अपनी आंतरिक भावना, हमारा वो सुकून जो सिर्फ सच्चे रास्तों पर मिलता है। सही कहा। जब दिमाग सोचना बंद करता है और दिल सुकून महसूस करता है, वही हमारी सही दिशा होती है। और अब इस चर्चा को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर करें। बताइए। अगर हमारी ज्यादातर इच्छाएं केवल पेंडुलम द्वारा थोपी गई हैं, तो क्या होगा यदि हम अगले 24 घंटों के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें? कैसा प्रयोग? क्या होगा यदि हम अगले 24 घंटों तक अपने किसी भी निर्णय को
तर्क से सही ठहराने से पूरी तरह इनकार कर दें। क्या होगा यदि हम केवल और केवल इस बात पर ध्यान दें कि क्या वो छोटा सा निर्णय भी हमारे दिल को सुकून और किसी छुट्टी जैसा महसूस कराता है या नहीं, बिना किसी क्यों और कैसे के। ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। शायद हमारे जीवन का सच्चा दरवाजा, हमारा वो प्राइवेट रास्ता, उसी एक दिन के छोटे से प्रयोग में छिपा हो। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए आजमाने लायक एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने सच्चे दरवाजे की तलाश जारी रखिए